प्रश्न है माय डियर, आपके सामने में है प्रश्न। कहता है कॉर्निया के इन्फ्लामेशन को क्या कहते हैं। जो कॉर्निया होता है आँख का, उस आँख के कॉर्निया के इन्फ्लामेशन आप लोग समझ रहे होंगे। इन्फ्लामेशन का मतलब मैं बता देता हूँ। इन्फ्लामेशन या तो इन्फेक्शन से हो सकता है, या चोट लगने से हो सकता है, ट्रॉमा से हो सकता है। इसमें होता यह है कि आपके जहाँ भी इन्फ्लामेशन होता है उस जगह सूजन पैदा होगा, ठीक है, दर्द होगा, ठीक है, वहाँ पे लाल हो जाएगा जगह हुआ, ठीक है, और इस प्रकार से यह जो है इन्फ्लामेशन के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो अगर केराइटिस कॉर्निया के इन्फ्लामेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, केराइटाइटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केराटाइटिस बोलते हैं, याद रखिएगा, ओके ना। चलिए 2 नंबर है माय डियर, यहाँ पे देख लीजिए डेक्रायोसाइटिस, ठीक है, देख लीजिए डेक्रायोसाइटिस, ठीक है, डेक्रायोसाइटिस। इसका मतलब होता है कि यह जो है जो लैक्रिमल ग्लैंड होता है उसका इन्फ्लामेशन को डेक्रियोसाइटिस बोलते हैं, ठीक है, डेक्रियोसाइटिस बोलते हैं, ठीक है ना। ये देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जिसके लास्ट में आइटिस लगा आ जाए समझ जाइएगा वह इन्फ्लामेशन को दर्शाता है। देख सकते हैं यहाँ आइटिस लगा है ना, आइटिस सफिक्स होता है, यह किसी भी चीज़ के साथ अगर लगा आ जाएगा समझ लीजिएगा कि यह इन्फ्लामेशन को दर्शाता है, ओके। चलिए तो यह जो है देख लीजिए डेक्रायोसाइटिस जो होता है यह आई का इन्फ्लामेटरी डिजीज है, यह आई का ही डिजीज है लेकिन लैक्रिमल ग्लैंड का है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है माय डियर, तीसरे नंबर का यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा। तीसरा नंबर का प्रश्न है लैक्रिमल सैक का इन्फ्लामेशन क्या कहलाता है। आ गया ना यहाँ पे, लैक्रिमल सैक का इन्फ्लामेशन जो है यही डेक्रायोसाइटिस कहलाता है, ठीक है ना। तो दोनों प्रश्न वही है, आई इन्फ्लामेटरी डिजीज पूछ ले या लैक्रिमल सैक का इन्फ्लामेशन, डेक्रायोसाइटिस, ओके। चलिए अब आप लोग को यहाँ पे देख लीजिए, ओटाइटिस मीडिया मध्य कान के पर्दा होता है, पता होनी चाहिए आप लोग को, ठीक है ना। चौथा है माय डियर, बहुत शानदार प्रश्न है आपके सामने, यूरिनरी ब्लैडर का इन्फ्लामेशन क्या कहलाता है। तो माय डियर यूरिनरी ब्लैडर का जो इन्फ्लामेशन होता है आपको पता है, यूरिनरी ब्लैडर मूत्राशय के प्रदाह को सिस्टाइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टाइटिस, ठीक है ना, सिस्टाइटिस कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर को इन्फ्लामेशन को, ओके समझ रहे हैं। चलिए डेक्रोटाइटिस अभी आप लोग देखें। अब माय डियर बीपीएच क्या होता है आपके सामने में है, देख लीजिए 5वां नंबर का जो क्वेश्चन है, कहता है कि बीपीएच ट्रीटमेंट मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रोसीड्यूर। बीपीएच मीन्स बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी, ठीक है, बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी। जब प्रोस्टेट किसी व्यक्ति को बढ़ जाता है तो उसे हाइपरट्रोफी और प्रोस्टेट कहते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं चीज़ों को। इसके उपचार में जो सबसे समान जो उपयोग होने वाला प्रक्रिया है वह कौन से प्रक्रिया है। तो माय डियर प्रक्रिया जो होता है टर्प, TURP जो होता है यह बीपीएच में सबसे कॉमन रूप से उपचार होने वाला प्रोसीड्यूर है, प्रक्रिया है। टर्प के फुल फॉर्म क्या होता है उससे रिलेटेड प्रश्न भी आ गया है। टर्प क्या है, TURP का फुल फॉर्म क्या है आपके सामने में है माय डियर। TURP का जो फुल फॉर्म होता है ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? ट्रांस, T फॉर ट्रांस, U फॉर यूरेथ्रल, R फॉर रिसेक्शन, ठीक है, एंड ऑफ P फॉर प्रोस्टेट। टर्प का मतलब यही होता है TURP का। जो सबसे कॉमन प्रोसीड्यूर कौन सा है? BPH का है, ओके ना। चलिए तो दोनों बता दिए। 7वां है रिमूवल ऑफ टेस्टिज। माय डियर अगर जो टेस्टिज होता है जो वृषण है उसको अगर हम लोग हटा देते हैं तो उसको क्या बोला जाता है। तो माय डियर अगर हम किसी टेस्टिज को या किसी अन्य अंगों को अगर सर्जरी के द्वारा हटाते हैं तो हम लोग को पता होना चाहिए कि सर्जरी वाले जो चीज़ें होता है तो उसमें जो सफिक्स होता है वह टॉमी लगा होता है। टॉमी करके अगर लगा आ जाएगा समझ जाएंगे कि यह सर्जरी वाला टर्म है, ठीक है। तो देख लीजिए ऑर्कियोटॉमी, ठीक है ना, ऑर्कियोटॉमी जो होता है यह जो है टेस्टिस को हटा देने को ही ऑर्कियोटॉमी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट है 8वां है माय डियर आपके सामने हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, मतलब घोड़े की जैसी आवाज़। इसका मीनिंग क्या होता है? तो माय डियर आपको याद रखना पड़ेगा कि इसका जो मीनिंग होता है वह होता है वेरी स्लो वॉइस, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे कि आपको पता ही होनी चाहिए माय डियर कि हॉर्सनेस ऑफ वॉइस का मीनिंग है वेरी स्लो वॉइस, बहुत कम आवाज़, ठीक है, धीमा आवाज़। 9वां है लेबरेंथाइटिस। लेबरिंथ
जो हमारा होता है उसका इन्फ्लामेशन, आइटिस देखिए लगा है ना यहाँ पे आइटिस, तो यह इन्फ्लामेशन हो गया लेबरिंथ का। तो यह एक प्रकार के हमारा कौन से डियर है जो है यह प्रॉब्लम है, तो आपको पता होना चाहिए कि यह हमारा एक प्रकार का लेबरिंथ कहाँ पे होता है, आपको पता होनी चाहिए। लेबरिंथ हमारा कहाँ पे होता है, कान में होता है, ठीक है, कान के आसपास होते हैं। तो लेबरिंथ जो है यह एक प्रकार के आई डिसऑर्डर है, ठीक है, याद रखिएगा। माय डियर 10वां है क्रिएटिन के बारे में सही वाक्य कौन सा है। माय डियर क्रिएटिनिन के बारे में सही वाक्य कौन सा है। यह एक हार्मोन है, यह एक डाइजेस्टिव एंजाइम है, यह एक प्रकार की ब्लड सेल है, यह एक प्रकार का वेस्ट प्रोडक्ट है। तो आपको पता होना चाहिए कि क्रिएटिनिन जो है यह एक प्रकार का हमारा क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। अगर क्रिएटिन लेवल हमारे शरीर में ज़्यादा बढ़ जाता है मतलब आपका जो किडनी है वह क्या होता है, खराब होने की दिशा में चल पड़ता है। तो यह एक प्रकार का बेस्ट प्रोडक्ट होता है क्रिएटिनिन। समझ रहे हैं चीज़ों को। चलिए नेक्स्ट है माय डियर 11 नंबर, लेबर रूम का तापमान सेल्सियस में कितनी होनी चाहिए। तो माय डियर लेबर जो तापमान होता है, लेबर रूम प्रसव कक्ष का जो तापमान होनी चाहिए ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 12 नंबर है टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है। तो एक होता है डाउन सिंड्रोम और एक होता है टर्नर सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम में जो है क्या होता है माय डियर कि टर्नर सिंड्रोम में जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वह क्या होती है, एक कम जाती है, ठीक है ना। जबकि हम लोग जानते हैं डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि एक बढ़ जाता है, प्लस हो जाता है, जबकि टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि एक कम होती है, ठीक है, याद रखिएगा। 2 सिंड्रोम बहुत महत्वपूर्ण है। माय डियर 13 नंबर का प्रश्न है और 13 नंबर प्रश्न बहुत शानदार प्रश्न है। प्रश्न है निम्नलिखित में से बच्चों में होने वाला कोलेरा का कॉज क्या है। कोलेरा मतलब हैजा। यह कोलेरा जो होता है बच्चों में किन कारणों से होता है हमको यहाँ पे बताना है। तो माय डियर जो कोलेरा होता है बच्चों में वह ज़्यादातर वेब्रियो कोलेरा एक जीवाणु होता है, इसके कारण होता है। नाम से ही है कोलेरा जो है वेब्रियो कोलेरा के कारण होता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब के सब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ओके नेक्स्ट माय डियर है ओव्यूलेशन, अंडोत्सर्ग मासिक चक्र के किस फेज में होता है। यानी ओव्यूलेशन जो होता है, अंडोत्सर्ग जो होता है मासिक चक्र के मेंस्ट्रुएशन साइकिल के किस फेज में होता है। तो माय डियर यह जो है प्रोलिफरेटिव, ठीक है ना, प्रोलिफरेटिव फेज में होता है, ठीक है ना। प्रोलिफरेटिव फेज में अंडोत्सर्ग होता है मासिक चक्र के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 15 नंबर, रिदम मेथड तथा क्वाइटस इंटरप्ट्स क्या है। तो आपको पता होना चाहिए रिदम मेथड हो या फिर क्वाइटस इंटरप्ट्स हो, यह सब के सब जो है कंट्रासेप्शन है, गर्भ निरोधक है, ठीक है। तो याद होनी चाहिए कंट्रासेप्शन है, रिदम मेथड या क्वाइटस इंटरप्ट्स। जो अच्छे से पढ़े होंगे उनको पता है, नहीं पढ़े होंगे उनको पता नहीं होगा, जाहिर सी बातें हैं, ठीक है। नेक्स्ट है माय डियर ब्रीस्न, टेस्टिस का उदर गुहा से बाहर स्क्रोटम में नहीं उतर पाना क्या कहलाता है। माय डियर अगर किसी बच्चा में जन्म लिया और उसका अगर टेस्टिस जो है उदर गुहा में ही फंसा है, स्क्रोटम मतलब जो ब्रीस्न कोश होता है जहाँ पे टेस्टिस रहता है, अगर वहाँ पे नहीं आ पाता है जन्म के बाद बहुत समय तक, तो जो है हम इसे क्या बोलेंगे, क्रिप्टोकिडिज्म बोलते हैं। क्रिप्टोकिडिज्म एक प्रकार का ऐसा रोग होता है जो क्या होता है कि जो ब्रीस्न जो होता है उदर गुहा से जो टेस्टिज होता है वह इस ब्रीस्न में नहीं आ पाता है, ठीक है। वह जो है उदर गुहा में ही रहता है, स्क्रोटम में नहीं आता है, जिसे हम लोग क्रिप्टोकिडिज्म बोलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 17 नंबर का प्रश्न है माय डियर कि दर्द से निवारण देने वाली दवा को क्या कहते हैं। वैसा दवाई जो दर्द से राहत दे, क्या वह एनाल्जेसिक है, एनेस्थेटिक है, ठीक है, एंटीबायोटिक है या डायूरेटिक है। तो माय डियर जो दर्द से निवारण देने वाले दवा है वह एनाल्जेसिक होती है। एनेस्थेटिक दवाई या बेहोशी के लिए आता है। एंटीबायोटिक यह जो है संक्रमण के लिए आता है। और डायूरेटिक बीपी को कम करने के लिए, ठीक है, सूजन को कम करने के लिए,
मूत्र में वृद्धि करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गए आपके। नेक्स्ट है, यहाँ पे आंसर दिया गया है 18 नंबर है, HS का मतलब क्या होता है। तो माय डियर, सोते समय, बेड टाइम, हर घंटे, एवरी आवर, हर 8 घंटे, एवरी 8 आवर, ठीक है, दिन में 2 बार, ट्यूसडे डे। तो माय डियर, ट्यूसडे डे का BD भी हम लोग बोलते हैं, दिन में 2 बार, ठीक है, बोथ इन डाइस। उसके बाद सोते समय को हम लोग होरा सोमनी HS भी बोलते हैं। तो ए आंसर हो जाएगा इसका राइट, ओके ना। 19 नंबर का है, माय डियर, 1 लीटर में कितने मिली होते हैं, यानी कितने ml होते हैं। तो आप लोग को पता है क्या 100 ml में 1 लीटर होता है, 1500 ml में, 1000 ml में, या फिर 10 ml में। तो माय डियर, कल हमने डेसीलीटर वाला बताया था कि आप लोग को पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आज हम बताने वाले हैं कि 1 लीटर जो है वह 1000 ml के बराबर होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ये सब यूनिट पूछता है एग्जाम में आपको, इसी समय बच्चा सब फंस जाता है, ठीक है ना। ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड करते समय सुनाई देने वाली ध्वनि है। तो माय डियर, भीज, मरमर, क्रैकल, ये सब के सब इस आपका गलत आंसर है, ठीक है। राइट आंसर क्या है, तो जो क्रोट कॉफ होता है, जो क्रोट कॉर्फ होता है, इसे कॉर्सकॉफ भी कहते हैं, यह ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड करते समय सुनाई देने वाला ध्वनि होता है। अगर आप किसी को ब्लड प्रेशर मापते हैं तो उस समय जो आवाज़ आता है वह कॉर्सकॉफ यानी क्रोट कॉफ ही होता है, ओके ना। 21 है, 1 ओंस बराबर होता है कितने ml के, यानी कितने मिली के। तो 1 ओंस जो होता है वह 30 मिली के बराबर होता है, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। 22 नंबर है, माय डियर, कहता है समान वयस्क का जो है समान शारीरिक तापमान कितना होता है। एक एवरेज एडल्ट व्यक्ति में शारीरिक तापमान कितने होते हैं, 96 फ़ारेनहाइट, 98.6 फ़ारेनहाइट, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 96.6 फ़ारेनहाइट। तो माय डियर, इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, 98.6 फ़ारेनहाइट एक समान व्यक्ति में, ओके। 23 नंबर का है, सॉरी, कहता है समान वयस्क की समान नाड़ी दर स्पंदन यानी पल्स रेट जो है पूछ रहा है, हार्ट बीट कितने होते हैं। 70 प्रति मिनट, ठीक है, 72 प्रति मिनट, 74 प्रति मिनट, 80 प्रति मिनट। तो इसका जो एवरेज होता है वह 72 प्रति मिनट होता है, आप लोग को पता है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। 24 नंबर का है समान वयस्क की समान श्वसन गति कितनी होती है। अब हमसे श्वसन रिस्पायरेशन का भी जो है गति पूछ रहा है, 12 पर मिनट, 14 पर मिनट, 16 पर मिनट, 18 पर मिनट। तो वयस्क समान में 16 पर मिनट जो है इसका राइट आंसर होगा। ऐसे 16 से लेकर 20 तक ये जो है नॉर्मल ही होता है, लेकिन एवरेज सिंगल पूछेगा तो 16, ठीक है, ये समझ गए। अब हम लोग चलते हैं 25 नंबर, कहता है थर्मामीटर में तापमान का निम्न स्तर, मतलब सबसे निचला स्तर तापमान में कितना होता है थर्मामीटर का। तो माय डियर, 95 फ़ारेनहाइट, 96, 96.8, 97 फ़ारेनहाइट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 95 फ़ारेनहाइट। 95 फ़ारेनहाइट सबसे लो टेम्परेचर होता है आपके थर्मामीटर में, ओके। 26 नंबर है और बहुत शानदार प्रश्न है, थर्मामीटर में तापमान का उच्च स्तर कितना होता है। लो वाला पता हो गया, तो उच्च वाला पूछ रहा है 107 फ़ारेनहाइट, 108, 109 एंड 110। तो माय डियर, इसका राइट आंसर भी 110 फ़ारेनहाइट ही होगा। ये जो टेम्परेचर नापने वाला थर्मामीटर है उसमें हाईएस्ट 110 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होते हैं, ठीक। हमारा एम्पिटिगो क्या है माय डियर, एम्पिटिगो क्या होता है, तो एम्पिटिगो एक स्किन डिजीज है, या एक रिस्पायरेटरी डिजीज है, या एक हीमोलाइटिक डिजीज है, या कॉन्जेंटल मालफॉर्मेशन है, बताना है। तो माय डियर, एम्पिटिगो एक प्रकार का स्किन डिजीज होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ओके। चलिए दूसरा प्रश्न है माय डियर, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं माय डियर, दूसरा प्रश्न है माइक्रोसेफली का अर्थ क्या होता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, माइक्रोसेफली का अर्थ क्या होता है। तो माय डियर, माइक्रोसेफली का अर्थ होता है हेड, सिर का समान से छोटा होना, ठीक है, हेड का समान से छोटा होना। माइक्रो मतलब छोटा और सेफली मतलब आप लोग पढ़े हैं सेफलेहेमाटोमा, ठीक है ना। तो यही जो है हेड का समान से छोटा होना, ओके, याद रखिएगा। तो ये आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं तीसरा नंबर का प्रश्न है हमारे सामने माय डियर, यहाँ पे देख सकते हैं तीसरा नंबर का प्रश्न है कि वायु में SO2 की उपस्थिति, समझ रहे ना, सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति व्यक्ति में कौन सी बीमारी उत्पन्न कर सकता है। तो माय डियर, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर वायु में सल्फर डाइऑक्साइड है और उसके उपस्थिति से व्यक्ति में कौन सी बीमारी होगी, अस्थमा होगी, ब्रोंकाइटिस होगी, एम्फाइसमा होगी और उपरोक्त सभी होगी। तो हम लोग जानते हैं यह सभी के सभी हमारा क्या है, चाहे अस्थमा हो, ब्रोंकाइटिस हो, एम्फाइसमा हो, यह सब के सब क्या है, यह सब के सब जो है हमारा
हमारे रिस्पायरेटरी डिजीज है, श्वसन रोग है। तो ऐसे में हम हवा के द्वारा अगर कोई भी गैस या कोई भी चीज़ें लेंगे तो उससे हमारा तीनों प्रकार के डिजीज हो सकते हैं। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा सही, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न है माय डियर, देखिएगा कि ह्यूमन बॉडी में पाई जाने वाली कुफर कोशिकाएं बॉडी के किस अंग में पाई जाती है। तो माय डियर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी प्रकार के प्रश्न यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं सभी तरह के टॉपिक से, ठीक है। तो हमारा जो मानव शरीर होता है ह्यूमन बॉडी, उसमें एक कुफर सेल होता है। तो ये कुफर सेल जो है हमें बॉडी के किस ऑर्गेन में होते हैं, हार्ट में होते हैं, लीवर में होते हैं, किडनी में होते हैं या छोटी आंत में होते हैं। तो माय डियर आप लोग को पता होना चाहिए कुफर सेल हमारा ऑप्शन नंबर बी यकृत में होते हैं, चीज़ों को याद रखिएगा, ओके ना। चलिए पाँचवा नंबर का है माय डियर, यहाँ पे पाँचवा नंबर आप लोग देखिएगा क्या कह रहा है। पाँचवा नंबर है विश्व थैलेसीमिया दिवस, वर्ल्ड थैलेसीमिया डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है, यह जनरल अवेयरनेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो विश्व थैलेसीमिया दिवस किस दिन, 8 मई, 21 मार्च, 12 अक्टूबर, 14 नवंबर। तो माय डियर विश्व थैलेसीमिया दिवस जो है वह 8 मई को हर एक साल सेलिब्रेट किए जाते हैं, ओके। ये सब पूछता है आपके एग्जाम में, ठीक है। चौथा यहाँ पे माय डियर देखिएगा आप लोग, चौथा क्या कर रहा है, छठा प्रश्न, ओके। प्लेसेंटा के क्या कार्य है, प्लेसेंटा के हमें कार्य बताना है कि प्लेसेंटा के कार्य में क्या क्या शामिल है। ऑप्शन दिए गए हैं, ए है डेवलपिंग फीटस, मतलब जो भ्रूण डेवलप हो रहा है उसके न्यूट्रिशनल नीड्स को पूर्ति करती है। क्या ये बातें सही है? तो ये भी बात तो सही है, न्यूट्रिशनल नीड्स को तो पूरा करता है, ये करता है प्लेसेंटा। यह डेवलपिंग फीटस के गैसीय आदान प्रदान में सहायक है, ये भी बातें सही है, यह गैसीय आदान प्रदान करता है, न्यूट्रिशनल भी देता है भ्रूण को, ठीक है। यह डेवलपिंग फीटस के उत्सर्जी पदार्थों को उत्सर्जन में सहायक है, तो यह भी बातें सही है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बच्चा जब गर्भ में रहता है तो उसका सारा जो चीज़ें होता है क्रिया का संपादन वह प्लेसेंटा के माध्यम से अम्बिलिकल कोड के द्वारा ही होता है, ठीक है ना। तो सी तक सही है और डी है उपरोक्त सभी, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है ना। समझ गए चीज़ों को। चलिए सातवां है माय डियर, यहाँ पे देखिएगा कितना ज़बरदस्त प्रश्न है। कह रहा है मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट यानी ट्यूबरकुलोसिस के इलाज की अवधि कितनी होती है। मतलब ट्यूबरकुलोसिस जो होता है इसके इलाज की अवधि कितनी होती है, 6 से 8 माह, 12 माह, 20 से 24 माह और 24 से 27 माह। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ध्यान दीजिएगा, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस के इलाज की अवधि कितनी होती है। माय डियर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हम लोग जानते हैं कि नॉर्मली इसका 2 साल माना जाता है, ठीक है, और कुछ चीज़ों को अगर जोड़ दिया जाए तो 27 साल हो जाता है, सॉरी 27 माह हो जाता है, लेकिन नॉर्मली 20 से लेकर 24 माह जो है MDRT का होता है, ठीक है, MDRT का, ओके। चलिए आठवां है माय डियर, यहाँ पे देखिएगा आप लोग बताना है निम्न में से बाईसाइनोसिस का कॉज है। बाईसाइनोसिस का कॉज क्या है माय डियर, अगर किसी को बाईसाइनोसिस होता है तो क्या केन फाइबर के कारण, सिलिका के कारण, कॉटन डस्ट के कारण और एस्बेस्टस के कारण। आप लोग को पता होना चाहिए कि इन सभी से होने वाले रोग को एक्यूपेशनल डिजीज कहते हैं, व्यावसायिक रोग कहते हैं, ठीक है। तो बताइए बाईसाइनोसिस किसके कारण होते हैं, तो माय डियर कॉटन के डस्ट के कारण, ठीक है, कॉटन के डस्ट के कारण जो है बाईसाइनोसिस होते हैं। जो रुई फैक्ट्री होता है उससे जो डस्ट निकलता है उससे बाईसाइनोसिस होता है, ठीक है, याद रखिएगा। माय डियर नेक्स्ट 9वां हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए कितना शानदार है, देख सकते हैं यहाँ पे इनसाइट से आप क्या मतलब है, इनसाइट से क्या समझते हैं माय डियर, इनसाइट से क्या समझते हैं देख लीजिए। स्टिमुलस को गलत पहचानना, क्या है, स्टिमुलस को गलत पहचानना, ठीक है, मेमोरी में कमी आना, ठीक है, अपने असमान लक्षणों की पहचानने की क्षमता, किसी वस्तु या व्यक्ति की अनुपस्थिति में भी वस्तु या व्यक्ति के होने का आभास होना। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। इनसाइट का मतलब होता है कि आप अपने अंदर के चीज़ों को पहचानने की क्षमता, आपके अंदर के खुद के चीज़ों को पहचानने का अगर क्षमता है तो उसी को हम लोग इनसाइट कहते हैं, ठीक है। अगर किसी को इनसाइट डिसऑर्डर हो जाता है तो व्यक्ति अपने अंदर के चीज़ों को, लक्षणों को नहीं पहचान पाता है, ठीक है। तो ये सी नंबर इसका राइट होगा, ओके। सभी प्रकार के जो है सवाल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। निम्न में से बैसिलस सीरियस फूड पॉइजनिंग उत्पन्न करने वाला मेन फूड है माय डियर, फ्राइड राइस, बोटलेड राइस, ठीक है, ग्रीन बीन्स, ठीक है, और बेक पोटैटो। आपको बताना है इस चारों में से कौन ऐसा भोजन है जो व्यक्ति के अंदर पॉइजनिंग करता हो, ठीक है ना, एक प्रकार से उसमें कीटाणु रहता हो, अगर कोई व्यक्ति खाता है तो उसमें कीटाणु मौजूद होता है और वह पॉइजनिंग की तरह होता है। माय डियर फ्राइड राइस जो हमारा तला हुआ या जो हम लोग भूंज कर जो चावल को खाते हैं, बहुत चाव से हम लोग खाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग चावल को कब भून कर या मतलब उसको फ्राई करके खाते हैं, हम लोग देखते होइएगा कि जब चावल
जो है दिन का सुबह हो गया, ठीक है ना, रात का बना हुआ अगर सुबह हो गया, सुबह का बना हुआ रात में लोग जो है फ्राई करके चाव से खाते हैं, जबकि नहीं खानी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें एक बैसिलस नामक बैक्टीरियल होते हैं जो फूड पॉइजनिंग करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। फ्राइड राइस सबसे खतरनाक होता है, ठीक है। 11 नंबर माय डियर, यहाँ पे आप लोग देखिएगा BMI का सही सूत्र बताना है, ठीक है। BMI का सही सूत्र बताना है, पता होना चाहिए। BMI इक्वल टू ऊंचाई बटा वजन, हाइट बटा वेट, ठीक है, हाइट बटा वेट स्क्वायर, ठीक है। BMI इक्वल टू वजन किलोग्राम में बटा में ऊंचाई इंच में यह होता है, या फिर BMI वजन किलोग्राम में बटा यानी डिवाइड ऊंचाई मीटर स्क्वायर में, ठीक है, मीटर स्क्वायर में। क्या ये सही है? तो यही सही है, ठीक है ना। किसी व्यक्ति का अगर बॉडी मास इंडेक्स अगर निकालना हो तो उसके वजन अगर 70 kg है, ठीक है, अगर उसका हाइट जो है ठीक है ना, हाइट उसका जो है आपको निकालना पड़ेगा कि उसका हाइट मीटर में कितना है, ठीक है, 170 सेंटीमीटर या क्या है, ये आपको निकालना पड़ेगा, और इसका स्क्वायर हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। ये हो गया। 12 है ग्लास्को कॉमा स्केल, ठीक है ना। ग्लास्को कॉमा स्केल में मैक्सिमम स्कोर कितने होते हैं बताना है माय डियर। जो ग्लास्को कॉमा स्केल होता है उसमें मैक्सिमम स्कोर जो है 15 हो सकता है, ठीक है, 3 से 15, तो इसलिए 15 हो सकता है, याद रखने को। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। सार्स क्या है माय डियर? सार्स क्या है? एक सिवरल वायरल डिजीज है, ठीक है, या एक सिवरल बैक्टीरियल डिजीज है, या एक सिवरल न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, या एक ड्रग जो सीवियर वायरल इन्फेक्शन में यूज की जाती है। तो माय डियर सार्स जो होता है आप लोग समझिएगा, ठीक है। सार्स के मतलब होता है कि सीवियर वायरल डिजीज, मतलब खतरनाक वायरल रोग, ठीक है ना, सार्स यही होता है, याद रखिएगा, ए नंबर का। ओके, चलिए 14 नंबर है मिक्ट्यूरेशन से क्या समझते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। शरीर का नीला पड़ना, मूत्र त्याग करना, मल त्याग करना, मूत्र त्याग करने के दौरान दर्द होना। तो मिक्ट्यूरेशन का अर्थ होता है मूत्र त्याग करना। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्ट्यूरेशन लगाएगा तो वह मूत्र त्याग करने की क्या हो जाएगी? तीव्रता हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए ये हो गया। एंड लास्ट वाला आज के प्रश्न है, बहुत शानदार है। 1 लीटर में कितने डेसीलीटर होते हैं? बताना है आपको कि 1 लीटर में कितने डेसीलीटर होते हैं, और ऐसे क्वेश्चन फंसाने के लिए हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो देख लीजिए 1 लीटर में क्या होता है, 1 लीटर में 10 डेसीलीटर होता है, ठीक है, याद कर लीजिएगा आज। 1 लीटर में न 1000 होता है, न 100 होता है, न 50 होता है, 10 डेसीलीटर होता है। 1 लीटर इक्वल टू 10 डेसीलीटर। ओके, नए हैं तो एक सब्सक्राइब तो बनता है, साथ में लाइक बनता है। अगर आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहिएगा और हमें अगर आप मोटिवेट करते रहिएगा तो आप लोग के लिए और बेहतर प्रश्न लाएंगे।